हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग्स होती रहती हैं, पर इन सब में क्योटो प्रोटोकॉल इतना मशहूर क्यों हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? इसमें एक कॉन्सेप्ट है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये क्या है? इससे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये गेम चेंजर है, पर ऐसा क्या हुआ कि ये फेल हो गया? इसमें ऐसे कौन कौन से लूप होल्स थे जिसकी वजह से ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका? आइए आज जानते हैं कि ये क्योटो प्रोटोकॉल है क्या और इसमें ऐसे कौन कौन से लूप होल्स थे जिनकी वजह से ये फेल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अली इमरानी आपके साथ और आज हम जानेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। अब पहले समझते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल का बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले 1992 में अर्थ समिट हुई थी जिसमें 180 से भी ज्यादा ममालिक ने पार्टिसिपेट किया था और जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उन पे बात की थी। इसमें 3 तरह के एग्रीमेंट साइन हुए, जिसमें सबसे पहले UNCBD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसमें कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे थी। दूसरा था UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये कन्वेंशन डिजर्टिफिकेशंस, फेमेन्स, ड्राउट्स इसके बारे में तहकीक करने में थी। तीसरी है UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज को कैसे मिटिगेट करें उसके बारे में थी और इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट्स जो कि एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी पे हैं उनको कैसे कम करें उसके बारे में थी। अब ये जो UNFCCC है वो 1994 में अमल में लाई गई और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप्स की मीटिंग्स हैं वो भी इसी में ही होती हैं। और क्लाइमेट चेंज के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले COP1 और COP2 हुई, पर उनमें ऐसी कोई खास चेंजिंग नहीं देखी गई। पर जैसे ही COP3 हुई, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, तो उसे कहने लगा गया कि ये गेम चेंजर है। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 में साइन किया गया और 16 फरवरी 2005 में इसे अमल में लाया गया। अब आप सोचेंगे कि इस साइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि 55 कंट्रीज जो कि कारपोरेट कंट्रीज हो और 55% इमिशन जो टोटली हो रही है वो इन्हीं से हो रही हो, अगर वो पूरे हो जाए तो फिर ये ट्रीटी अमल में लाई जाएगी। लास्ट पे जो कंट्री था वो था रशिया, जिसने इसे रेटिफाई किया था और इसके बाद ये ट्रीटी 90 डेज के बाद अमल में लाई गई। अब इस क्योटो प्रोटोकॉल का सबसे बुनियादी मकसद ये था कि हमें एंथ्रोपोजेनिक गैस इमिशंस जो हैं वो कम करनी है, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने 1988 में एक रिपोर्ट पेश की और उसने बताया कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल्स में राइज आ रही है और जो लो लाइन कोस्टल एरियाज हैं वो इनंडेट हो रहे हैं या डिसअपियर हो रहे हैं पानी में। और इसकी वजह से जो क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स हैं जैसे कि फ्लड्स, ड्राउट्स, इनमें बढ़ाव देखा गया है और इसकी वजह से 20 से 30% एक्सटेंशन हो रही है एनिमल और प्लांट स्पीशीज की। इसकी वजह से ग्लेशियर्स, सी आइस और आर्कटिक परमाफ्रोस्ट जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि कौन सी ऐसी एंथ्रोपोजेनिक गैस इमिशंस हैं जिनकी वजह से ऐसे इम्पैक्ट्स देखे जा रहे हैं। तो इसे ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, जिनमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, फिर परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साक्लोराइड इसमें शामिल है। अब इस प्रोटोकॉल में हर एक कंट्री को अलग अलग तरीके का टारगेट दिया गया जो उसे 2008 से लेकर 2012 तक अचीव करना है। अब इन टारगेट्स के बारे में जानने से पहले आइए देखते हैं कि इनमें कुछ डिविजन्स बनाई गई थी कंट्रीज को लेके। वो डिविजन्स कौन सी हैं? अब सबसे पहले इनमें आता है Annex 1 कंट्रीज। Annex 1 कंट्रीज ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं और डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये 42 कंट्रीज हैं जिनमें यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, US, जापान, कनाडा एटसेट्रा इसमें आ जाते हैं। ने कहा गया था कि आप 5.2% तक जो गैस इमिशंस हैं उनको कम करें। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ इनको क्यों कहा गया था? तो इसका जवाब यह है कि हिस्टोरिकली इन इमिशंस के जिम्मेदार यही हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस भी
इन्हीं ममालिक में देखी गई थी और इन्हीं में जोरों शोर से तरक्कियां देखने को मिली, जिनकी वजह से इमिशंस भी यहीं से हो गई थी। तो इसीलिए इनको कहा गया था कि अब आप इनको रिड्यूस करें। उसके बाद इस NX1 का ही एक सब ग्रुप बनाया गया जिसे NX2 कहा गया। इसमें 24 कंट्रीज हैं और ये वो कंट्रीज हैं जिनको कहा गया था कि आप फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करें डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो इन इमिशंस को कम कर सकें। उसके बाद आता है नॉन NX कंट्रीज। इसे डेवलपिंग कंट्रीज भी कहा जाता है। इसे डेवलपिंग कंट्रीज इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो इनकम है और ग्रोथ है वो लो है, उसकी वजह से इन्हें डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है। इनमें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज भी इन्हीं में आ जाते हैं। अब इन पे ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी कि आपको जो इमिशंस हैं वो कम करनी है, पर अगर ये इमिशंस कम करें तो इन्हें इंकरेज किया गया। अब आप सोचेंगे कि चाइना और इंडिया तो आज की बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो कैसे इन नॉन NX कंट्रीज में आ गई? तो ये सोचें कि ये जमाना आज का जमाना नहीं था, ये तब का जमाना था और तब उस टाइम पर ये ऐसी इकोनॉमीज नहीं थी। उसके बाद लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कि 49 कंट्रीज हैं और ये मेनली अफ्रीका में हैं। अब ये वो कंट्रीज हैं जो कि पॉवर्टी का शिकार हैं और जिनको इन क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स का सामना करना पड़ता है। अब अगर क्योटो प्रोटोकॉल के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR आता है। अब ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? अब इसमें है, ये जो कॉमन है उसका मकसद है कि हर एक की जिम्मेदारी है कि इस इमिशंस को कम करें, और डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मकसद ये है कि हर एक को अलग अलग एक टारगेट दिया गया था जो कि उसे अचीव करना था। इसमें -8% से लेकर 10% तक टारगेट बनाए गए थे जो कि हर एक कंट्री को अचीव करने थे। अब -8 का मकसद है कि आपको 8% इमिशंस कम करनी है और 10% का मकसद ये है कि आप 10% इमिशंस बढ़ा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें बात करें तो बेलारूस और बुल्गारिया को कहा गया था कि आप 8% अपनी इमिशंस को कम करें। कनाडा को कहा गया था कि आप 6% अपनी इमिशंस को कम करें। US को कहा गया था कि आप 7% अपनी इमिशंस को कम करें। ऑस्ट्रेलिया को कहा गया था कि आप अपनी 8% इमिशंस बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आइसलैंड को कहा गया था कि आप 10% अपनी इमिशंस बढ़ा सकते हैं। अब इन्होंने CBDR के तहत हमें समझा तो दिया था कि हम इमिशंस कम करें, पर उसके लिए इन्होंने एक मैकेनिज्म भी दिया था कि हम इनको कैसे कम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले सिंक अप्रोच आती है। अब ये एक नेचुरल अप्रोच है जिसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस हैं वो हम ग्राउंड में ट्रैप कर देते हैं। उसके बाद ट्री प्लांटेशन पे जोर दिया गया। अब ये जो ट्रीज हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में से जज़ब करते हैं। उसके बाद इमिशन ट्रेडिंग या कार्बन ट्रेडिंग के मैकेनिज्म के बारे में भी बताया। अब ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसमें यूनिट्स की ट्रेडिंग के बारे में बताया गया। इसमें 1 यूनिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के बराबर है। अब इसमें हर एक कंट्री को उसकी लिमिट के मुताबिक एक कोटा दी गई थी इस यूनिट्स की जो कि उनको खर्च करनी है। अब इस कार्बन ट्रेडिंग को एक एग्जांपल से समझते हैं। ये यूनिट्स हैं क्या? मान लीजिए कि एक ए कंट्री है जिसके पास 200 यूनिट्स हैं और मान लीजिए एक बी कंट्री है जिसके पास 100 यूनिट्स हैं। अब ये जो 200 यूनिट्स वाला कंट्री है इसे कोटा दी गई थी कि आप 200 यूनिट्स तक अपनी जो इमिशंस हैं वो कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। पर इनसे 200 से भी ज्यादा इमिशंस हो गई। मान लीजिए कि इनके पास 220 यूनिट्स तक इमिशंस हो गई और जो बी कंट्री है उसे 100 यूनिट्स दिए गए थे, पर उन्होंने इमिशंस को कम कर दिया और मान लीजिए कि उन्होंने 80 यूनिट्स इस्तेमाल किए। अब उसे 20 यूनिट्स चाहिए और इसके पास 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो ये आपस में ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसको बराबर कर सकते हैं। उसके बाद क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये भी एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज को कहा गया था कि आप गैस इमिशन वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में लगाएं। अब इसमें भी यूनिट्स की भरपाई हो सकती है। अब मान लीजिए कि वही कंट्री जिसने 220 यूनिट्स की गैस इमिशंस कर रखी हैं, तो वो अगर एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का प्रोजेक्ट लगाए किसी भी कंट्री में। अब इस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के प्रोजेक्ट्स में कोल फायर्ड पावर प्लांट को क्लीन बर्निंग नेचुरल गैस पावर प्लांट में से रिप्लेस किया गया
और ऐसे भी प्रोजेक्ट्स जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड करते हो उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब इसी मैकेनिज्म में यूनिट्स की भरपाई भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि वही कंट्री जिसने 220 यूनिट्स की इमिशंस कर रखी हैं, तो अगर वो किसी डेवलपिंग कंट्री में कोई गैस इमिशन को कम करने वाला प्रोजेक्ट लगाए और एक सर्टिफिकेट हासिल करे जिससे पता चले कि इस प्रोजेक्ट से 20 यूनिट्स जो गैस इमिशंस हैं वो कम हो गई हैं, तो वो 20 यूनिट्स उसको दिए जाएंगे और वो अपनी कोटा पूरी कर लेगा। इस मैकेनिज्म की वजह से देखा गया, इन प्रोजेक्ट्स की वजह से देखा गया कि जो 1.5 बिलियन टन की जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस थी वो कम होने लगी थी। उसके बाद आता है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आपस में प्रोजेक्ट्स लगाएंगे और इसमें भी देखा गया कि गैस इमिशंस में बहुत कमी देखी गई। अब जैसे ही इस प्रोटोकॉल का टाइम कंप्लीट हुआ तो देखा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनमें बहुतों ने गैस इमिशन के प्रोजेक्ट्स लगाए थे और गैस इमिशंस को कम किया था। जैसे कि 19% यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज थे जिन्होंने इन गैस इमिशंस को कम किया था और 23% जो है वो अकेला जर्मनी ने इनको कम किया था। पर उसके बरक्स देखा गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिन्हें इजाजत दी गई थी कि आप इमिशंस कर सकते हैं, उन्होंने 38% इसको बढ़ा दिया था। इनमें सबसे पहले इंडिया और चाइना थे जो कि अपनी इमिशंस को रैपिडली बढ़ा रहे थे। अब कैनेडियन ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा को कहा गया था कि आप 6% अपनी इमिशंस को कम करें, पर उन्होंने अपनी इमिशंस को 18% बढ़ा दिया था और लास्टली उन्होंने इस प्रोटोकॉल से विथड्रॉ कर दिया था। अब हम सिर्फ क्योटो प्रोटोकॉल की बात क्यों करते हैं कि वो इतना फेमस क्यों है? सबसे पहले इसका रीजन ये है कि ये पहला लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो कि एनवायरमेंटल हिस्ट्री में साइन हुआ। इससे पहले ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था जिसमें कहा गया हो कि आपको एमिशंस कम करनी है, और ये पहला एग्रीमेंट था जिसमें मैकेनिज्म्स बनाए गए थे जिसमें कंट्रीज की प्रोग्रेस को मॉनिटर, वेरीफाई और रिपोर्ट किया जाता था। इसमें कंट्रीज के बीच में इंटेंस डिबेट्स भी देखी गई ताकि वो अपने टारगेट्स को सेट कर सकें, और कुछ मैकेनिज्म्स पर प्रोविजंस बनाई गई जैसे कि CDAM और कार्बन सिंक्स। अब इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सही टाइम पर आया था क्योंकि उस टाइम पर जो क्लाइमेट चेंज के कंसर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा थे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा था, तो इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से इसे इतनी मकबूलियत हासिल हुई। अब इसके मुकम्मल होने के टाइम पर देखा गया कि बहुत ममालिक ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है और अच्छी गैस इमिशंस कम की है, तो इसे फिर से COP18 में बदला गया जिसे दोहा अमेंडमेंट का नाम दिया गया। ये 8 दिसंबर 2012 को साइन हुई और इसमें एक सेकंड कमिटमेंट पीरियड जो था वो स्टार्ट किया गया जो कि 2012 से लेकर 2020 तक था। अब इसमें वही सारी बातें रिपीट की गई थी जो कि हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में देख कर आए हैं, और इन कंट्रीज को कहा गया था कि आपको इस सेकंड कमिटमेंट पीरियड में इनको फुलफिल करना है। अब याद रहे कि इसे यूएस ने रेटिफाई नहीं किया था। अब इसकी कुछ शॉर्ट कमेंट्स भी है जिसकी वजह से ये प्रोटोकॉल इतना कामयाब नहीं हो सका। इसमें सबसे पहले जो है वो एक्सक्लूजन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है। अब इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको कोई भी टारगेट नहीं दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि आप पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है इन गैस इमिशंस को कम करने की, जिसकी वजह से बहुत ही इमिशंस देखी गई इन डेवलपिंग कंट्रीज में, जिनमें सबसे पहले चाइना, उसके बाद इंडिया और फिर इंडोनेशिया आते हैं। अगर इन डेवलपिंग कंट्रीज को कहा भी जाता था कि आप इमिशंस को कम करें तो ये कहते थे कि हम इनके हिस्टोरिकली तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल तो इनके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो आप उनको कहें और हमें इमिशंस करने दें। उसके बाद दूसरी वजह यह थी कि इनमें जो की प्लेयर्स थे, जो बड़े ममालिक थे और जो ज्यादा इमिशंस कर रहे थे, वो इस प्रोटोकॉल में शामिल नहीं थे, जैसे कि यूएस और कनाडा, इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया। जैसे कि यूएस और कनाडा ने इसको विथड्रॉ कर दिया था और यूएस ने इसको रेटिफाई नहीं किया था, और चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में थे और इन पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। उसके बाद इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा जा रहा था। अब कौन मुल्क चाहेगा कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को कम करें, अपनी जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको कम करें, और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है
उसको कम करें। इसमें कुछ ममालिक ने कहा था कि अगर हम इन इमिशंस को कम करेंगे तो हमारा मुल्क जो है वो पीछे चला जाएगा। उसके बाद आती है कार्बन लीकेज। अब इस कार्बन लीकेज को आप ऐसे समझें कि आपने एक इंडस्ट्री लगाई है पर वहां पर कुछ सख्त पॉलिसीज हैं गैस इमिशंस को लेकर, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहे हैं। तो आप उस इंडस्ट्री को वहां से रिलोकेट करें किसी ऐसी जगह पर जहां पर ऐसी सख्त पॉलिसीज ना हो और जो गैस इमिशंस हैं वहां पर कोई रोक टोक ना हो। तो इसे हम कार्बन लीकेज कहते हैं। अब इस प्रोटोकॉल में देखा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनमें इंडस्ट्रीज लगाई हुई थी, उनमें सख्त पॉलिसीज की वजह से वहां से उन इंडस्ट्रीज को रिलोकेट करके डेवलपिंग कंट्रीज में लगाया गया, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा इमिशंस देखनी पड़ रही थी। अब इस क्योटो प्रोटोकॉल में देखा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनमें सख्त पॉलिसीज की वजह से जो इंडस्ट्रीज थी वो CDM प्रोजेक्ट्स की मदद से डेवलपिंग कंट्रीज में लगाए गए थे, जिनकी वजह से बहुत सारी इमिशंस देखने को मिल रही थी। अब इसके ना चलने की बड़ी वजह यह भी है कि इसमें इफेक्टिवनेस और नॉन कंप्लायंस या विथड्रॉल पर पेनल्टीज भी नहीं थी। इसमें हमने जैसे कि देखा था कि बहुत सारे कंट्रीज थे जो अपनी इमिशंस को कम करने में नाकाम हो गए थे और इसमें नॉन कंप्लायंस या विथड्रॉल पर पेनल्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जिसमें इस प्रोटोकॉल में बताया गया था कि आप 1 साल पहले नोटिस देते हुए इस प्रोटोकॉल से विथड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कुछ पेनल्टीज जैसे कि फाइनेंशियल पेनल्टीज, इमिशन पेनल्टीज या ट्रेडिंग सैंक्शंस होती तो ये प्रोटोकॉल आगे चलता। इसमें CDM प्रोजेक्ट्स का नेगेटिव यूज भी देखा गया था, जिसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको एक इख्तियार मिल जाता है ज्यादा इमिशंस करने का CDM प्रोजेक्ट्स की मदद से। इसमें देखा गया कि जो चाइना और इंडिया है उसने 80% ऐसे CDM प्रोजेक्ट्स हैं जो हड़प कर रखे थे, जिनकी वजह से ज्यादा इमिशंस देखने को मिल रही थी। इसमें कंट्रीज के बीच में ड्यूबियस CDM प्रोजेक्ट्स भी देखे गए, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा इमिशंस हो रही थी। अब वैसे तो ये एनवायरमेंटल हिस्ट्री में एक बड़ा मार्का था जो देखने को मिला, पर इन कुछ लूप होल की वजह से ये नाकाम हो गया। पर ये लूप होल्स पेरिस अकॉर्ड की सूरत में हमें देखने को मिले जो कि पूरे किए गए। अब ये पेरिस अकॉर्ड एक बड़ा टॉपिक है जिसमें किसी और वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट क्योटो प्रोटोकॉल का समझ आया होगा। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।